कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल के मुख्तलिफ केसेस कि फ्री फॉल के अंदर जब बॉडी होती है तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन कितनी होती है, उसके अंदर मोमेंटम कितना होता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स क्या होता है, मुख्तलिफ जो है वो चीजें हैं उसकी हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल के अंदर। तो देखिए बेटा, कल हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। एक केस हमने ये डिस्कस किया था कि फ्री फॉल का मकसद ये होता है, बुनियादी जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जो ग्रेविटी की वजह से मूव करे, ठीक है, इसके अंदर कंडीशन ये है कि ग्रेविटी की वजह से मूव करे। फिर ये नहीं है कि ये ऊपर आए, नीचे जाए या सर्किल में मूव करे। कंडीशन ये होती है कि कोई भी बॉडी जब ग्रेविटी की वजह से मूव करे और उसके अंदर एक्सीलेशन भी हो और वो एक्सीलेशन इक्वल टू द एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो उस बॉडी के बारे में हम कहेंगे कि वो बॉडी फ्री फॉल के अंदर है या उस बॉडी की मोशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल के लिए दो चीजें हम देखते हैं। एक ये कि उस बॉडी की मोशन जो हो, ठीक है, उस बॉडी की जो मोशन होती है वो ग्रेविटी की वजह से हो और उस बॉडी के अंदर एक्सीलेशन भी हो, जिस एक्सीलेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ हो, तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। कल हमने देखा था कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो भी ये फ्री फॉल है, या कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो ये भी फ्री फॉल है, या कोई भी चीज इस तरह से ग्रेविटी की वजह से सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो वो भी फ्री फॉल के अंदर होती है। जैसे हमने अर्थ के बारे में डिस्कस किया कि जो अर्थ रिवॉल्व करती है राउंड सन, तो ये अर्थ भी सन की तरफ फ्री फॉल में मानी जाती है, और मून रिवॉल्व करता है राउंड अर्थ, तो मून भी अर्थ की तरफ फ्री फॉल में माना जाता है। तो ये फ्री फॉल की कंडीशंस हमने डिस्कस की थी बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इसकी मैथमेटिकल चीजें, या इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे एनालिटिकली, मैथमेटिकली, तो उसको किस तरह से हम डील करेंगे, उसके मुख्तलिफ केसेस को हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो इसके अंदर केस 1 होता है बेटा हमारे पास। केस 1 के अंदर ये होता है बेटा, ठीक है, कि बॉडी फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड। बेटा ये याद रखिएगा कि ये जो फ्री फॉल होता है ये वर्टिकल लीनियर मोशन है, क्योंकि ये इस तरह से डायरेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड आता है, तो आप कहोगे इसके बारे में कि ये जो मोशन है ये वर्टिकल लीनियर मोशन है। अब देखिए बेटा, अगर सपोज करें हमारे पास इस तरह से कोई भी बॉडी इस तरह से ड्रॉप की जाती है, आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ड्रॉप्ड बॉडी है बेटा, ठीक है। इसके बारे में आप कहोगे बेटा ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। बेटा ये ड्रॉप्ड बॉडी है। ड्रॉप्ड बॉडी का मकसद होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है बेटा। सपोज करें कोई भी बॉडी है वो इस तरह से ड्रॉप की जाती है बेटा, ये बॉडी इस तरह से ड्रॉप की जाती है, ये इस तरह से आती है बॉडी, इस बॉडी को हम कहते हैं ये ड्रॉप्ड बॉडी है बेटा। और ड्रॉप्ड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 मानी जाती है। अब ये बॉडी जैसे ही नीचे आएगी बेटा, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी बेटा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगी, जो इसके वेट के बराबर है बेटा। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बेटा कि ये इसके ऊपर जो ये इस तरह से फोर्स लगती है बेटा, इसके ऊपर
ये जो फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स होती है बेटा, ये वेट इज इक्वल टू बेटा ये इसके ऊपर नेट फोर्स लगती है mg के बराबर। आप कह सकते हैं बेटा कि ये जो बॉडी होती है इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल के अंदर होती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स वेट के बराबर हो। ठीक है, तो हम उसके बारे में कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर जो है वो ये बॉडी फ्री फॉल के अंदर है बेटा। ये आप देख सकते हैं कि ये नेट फोर्स इसके ऊपर वेट के बराबर है। और जब न्यूटन का लॉ कहता है कि जब इसके ऊपर इस तरह से बेटा ये डाउनवर्ड आएगी बेटा, तो अगर वेक्टर सेंस के अंदर आप देखते हैं तो इसकी एक्सीलेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होता है और इसको नेगेटिव लिखते हैं बेटा। वेक्टर सेंस के अंदर जब एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखेंगे तो वो डाउनवर्ड होती है और डाउनवर्ड जो होते हैं वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ होती है। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए यहाँ पे, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बनाए बेटा तो ये इसका डायरेक्शन नेगेटिव वाई की तरफ होता है, इसलिए इसकी एक्सीलेशन का डायरेक्शन हम क्या मानते हैं बेटा, वेक्टर सेंस के अंदर इसका डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड सेंस लेते हैं तो मैग्नीट्यूड इसका हम जी लेते हैं बेटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका जी इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होती है बेटा। तो ये दो डिफरेंट चीजें जिनको माइंड में रखिएगा कि अगर मैग्नीट्यूड सेंस देखेंगे तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड आती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन 9.8 पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है और इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होती है। इसलिए अगर मैग्नीट्यूड सेंस हम लेंगे तो E इज इक्वल टू जी होगा क्योंकि डेल्टा V पॉजिटिव होता है। और अगर वेक्टर सेंस हम देखेंगे तो इसका डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होता है। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड के अंदर भी नेगेटिव आती है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप कहोगे कि डाउनवर्ड भी इसको क्या कहा जाता है, डाउनवर्ड भी इसको नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेंस के अंदर इसको हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड सेंस के अंदर इसको हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड डेल्टा V जो होती है वो पॉजिटिव होती है बेटा। तो आप कहेंगे कि जब इस तरह से हम किसी भी बॉडी को इस तरह से ड्रॉप करते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ वेट लग रहा होता है और वेट की वजह से इसके अंदर एक्सीलेशन आती है और वो एक्सीलेशन बराबर हो जाती है जी के। ये हो गया बेटा। अब इसके अंदर आप पहली बात ये कहोगे कि इस बॉडी के ऊपर बेटा जब ये NTS टेस्ट लेता था तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जब बॉडी इस तरह से फ्री फॉल के अंदर होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल के अंदर होती है तो उसके बारे में पूछा गया था कि फ्री फॉल के अंदर जब कोई भी बॉडी होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखिए बेटा, आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। इसलिए जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल के अंदर होती है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स वेट के बराबर होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये फोर्स के बराबर, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये वेट के बराबर है। जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो आप लिख सकते हैं कि फ्री फॉल के अंदर बेटा पहली बात आप ये लिख सकते हैं कि इन फ्री फॉल बेटा, इन फ्री फॉल एक्सीलरेशन जो होती है वो जी होती है बेटा, इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। देयरफॉर वी कैन से
that velocity of body increases decreases बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड इन ईच सेकंड बेटा। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सीलेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका मतलब है ये अगर नीचे आएगी तो इसके हर सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। अगर ये बॉडी ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी हर सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड कम होगी। तो बेटा फ्री फॉल के अंदर एक्सीलेशन जो पैदा होती है, एक्सीलेशन का मतलब ही यही होता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। तो अगर कोई भी बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड का सेंस पॉजिटिव होता है, क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव होती है। इसलिए आप कहोगे कि नीचे आते हुए बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो हर सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड के अंदर 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, हर सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। और इस तरह से इसके अंदर चेंज आ रही है, और ये जो चेंज आ रही है इसके अंदर, ये चेंज है 9.8 मीटर पर सेकंड। और ये चेंज जो है ये पॉजिटिव है बेटा। चेंज पॉजिटिव होने की वजह से जो डाउनवर्ड हम मैग्नीट्यूड लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। और ये जो चेंज है बेटा, ये चेंज कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होती। बॉडी का मास कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो। इसलिए आप कहोगे कि एक्सीलरेशन जो होती है, ठीक है, एक्सीलरेशन जो है इसकी कांस्टेंट है, या आप इसको कह सकते हैं कि इसकी एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, कि कोई भी बॉडी जब डाउनवर्ड आती है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से आती है, ठीक है बेटा। तो ये जो है वो इसके अंदर पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये होती है कि इन फ्री फॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी बेटा। जितना वेट ऑफ बॉडी होता है उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अगर इस बॉडी का मास 1 किलोग्राम है तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये 9.8 न्यूटन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, आपको पता है बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू बेटा फोर्स होता है। और यहाँ पे जो फोर्स होती है बेटा वो वेट के बराबर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इसका जो है वो वेट के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बेटा कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जब बॉडी फ्री फॉल के अंदर होती है तो इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो वेट के बराबर होता है। अब यहाँ पे बेटा ये एक और बात भी आती है कि इसके अंदर बेटा इन फ्री फॉल बॉडीज ठीक है, बॉडीज डू नॉट फॉल। अब इसको इस तरह से लिखे बेटा,
अब दो बॉडीज का बना के लिख ले। If two bodies are in free fall, then they do not move with respect to each other बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, या आप इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं। सपोज करें बेटा कि ये एलिवेटर है बेटा, ठीक है, ये एलिवेटर है बेटा। एलिवेटर का आपको पता है ऐसी बॉडी जो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर सकती है। ये कंडीशन बेटा आपको चैप्टर 6 के अंदर वेटलेसनेस को समझने में हेल्प करती है। इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा बेटा। अब देखिए बेटा, सपोज करें यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, इस एलिवेटर के अंदर एक बंदा है, आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, ठीक है बेटा। और ये आप कह सकते हैं कि एलिवेटर नीचे गिर रहा है, एलिवेटर की एक्सेलरेशन जो होती है वो जी के बराबर है। मींस आप कह सकते हैं कि एलिवेटर इज इन फ्री फॉल बेटा, एलिवेटर इज इन फ्री फॉल। आप कह सकते हैं बेटा कि ये एलिवेटर फ्री फॉल के अंदर है। तो ऑब्जर्वर जो होगा बेटा, ये ऑब्जर्वर जो होगा इसकी एक्सीलरेशन भी जी के बराबर होगी और ये भी फ्री फॉल के अंदर होगा। अगर कोई एलिवेटर है उसके अंदर कोई बंदा बैठा है, एलिवेटर फ्री फॉल के अंदर है, तो ये बंदा भी क्या होगा, फ्री फॉल के अंदर होगा। अब अगर कोई भी यहाँ पे हम बॉल ड्रॉप करें बेटा, अगर ये बॉल ड्रॉप करते हैं तो ये ऑब्जर्वर महसूस करेगा कि ये बॉल नीचे नहीं गिर रहा, ये ऑब्जर्वर इस बॉल को गिरते हुए महसूस नहीं करेगा। सपोज करें आप जिस रूम के अंदर बैठे हुए, वो रूम नीचे फ्री फॉल के अंदर है, ठीक है, आप उस रूम के अंदर बैठे हो तो आप भी फ्री फॉल के अंदर होगे। अब आप क्या करते हो, रूम के अंदर कोई बॉल पड़ा हुआ है या ये पेन मेरे हाथ में है, सपोज करें ये रूम भी फ्री फॉल में है, मैं भी फ्री फॉल के अंदर हूं और मैं इस तरह से पेन को छोड़ता हूं, तो ये पेन नीचे नहीं आएगी बेटा। मुझे ऐसा लगेगा कि ये पेन मैं हाथ से निकाल दूंगा फिर भी उधर ही रहेगी। क्यों बेटा ऐसा महसूस होगा, क्योंकि ये पेन भी 9.8 से नीचे आ रही होगी, मेरा हाथ भी 9.8 से नीचे आ रहा होगा, दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। जब दो चीजों की सेम स्पीड होती है तो वो एक दूसरे को स्टेशनरी महसूस होते हैं। जैसे दो गाड़ियां हैं, जब सेम स्पीड से साथ जा रही होती है तो वो एक दूसरे को स्टेशनरी महसूस होती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज फ्री फॉल के अंदर होती है, उसके अंदर कोई भी चीज आप ड्रॉप करोगे तो वो आपको गिरते हुए महसूस नहीं होगी, इसलिए क्योंकि आप भी उसी स्पीड से नीचे गिर रहे हो और वो बॉडी भी उसी स्पीड से नीचे गिर रही होती है। तो इस तरह से जब इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट्स फॉल करते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। नतीजा ये निकलता है कि वो चीज इस तरह से एक दूसरे को गिरते हुए महसूस नहीं होती। तो याद रखिएगा कि जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल के अंदर होती है, उसके अंदर कोई भी चीज आप ड्रॉप करोगे तो वो आपको नीचे गिरते हुए, फ्लोर के ऊपर गिरते हुए महसूस नहीं होगी और कभी भी फ्लोर के ऊपर नहीं गिरेगी। ठीक है बेटा, तो ये बात ये ध्यान में रखिएगा कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से, अब देखिए बेटा, ये अगर बाल है हमारे पास, ठीक है, तो इस बाल की भी बेटा नीचे एक्सीलरेशन जी के बराबर होगी, सबकी डाउनवर्ड जो होगी बेटा इस तरह से वेलोसिटी सेम होगी। तो इस तरह से आप कहोगे कि ये इस तरह से कोई भी चीज आपको नीचे जो है वो गिरते हुए महसूस नहीं होगी।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप कोई इस तरह से थ्रो करोगे, ठीक है, थ्रो करोगे तो उसके अंदर हो सकता है कि वो चीज आपको डाउनवर्ड मूव करते हुए महसूस हो, लेकिन उसकी भी एक्सेलेरेशन वही जी के बराबर होगी। तो ये हो गया बेटा इसकी कुछ चीजें जो इसके बारे में हमने डिस्कस की कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से डाउनवर्ड ड्रॉप करते हो तो उसके अंदर ये चीजें होती है या उसका बिहेवियर जो होता है वो इस तरह से होता है। अब इसकी मुख्तलिफ बेटा आप चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा अगर इसकी आप कोई भी बॉडी इस तरह से है तो आप इसके लिए इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। ये जो नीचे गिरती हुई चीज होती है बेटा इसकी इक्वेशंस ये हो सकती है बेटा। पहली बात ये होती है कि बेटा ये जो बॉडी ड्रॉप्ड है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है अगर वर्ड ड्रॉप्ड इस्तेमाल किया जाए इस तरह से बेटा, ठीक है। और इसकी अगर आप फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहें बेटा, अगर ये इस तरह से बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये बॉडी जब यहाँ पे आती है बेटा इसके अंदर एक्सीलरेशन जी के बराबर और इसकी यहाँ पे होती है बेटा वी एफ, और ये जो डिस्टेंस बेटा तय करता है इस डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं बेटा। अब अगर आप वी एफ निकालना चाहो बेटा तो इसकी वी एफ हो जाएगी वी आई प्लस ए इंटू टी बेटा, इस तरह से निकालोगे ए इंटू टी तो इसकी वी एफ हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू जी इंटू टी बेटा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू जी इंटू टी होगा बेटा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं बेटा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, इस तरह भी कह सकते हैं बेटा। तो यहाँ से इसकी वी एफ हो जाएगी बेटा वी आई इसकी 0 है अंडर रेडिकल 2GH, इस तरह भी आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से हो सकती है बेटा, ठीक है। तो ये जो होती है बेटा ये इस तरह से दोनों कंडीशंस के अंदर आप इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं बेटा। लेकिन शर्त ये कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है 0, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ये आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। या आप अगर करना चाहें बेटा इसकी h होता है बेटा वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, तो ये बेटा हाइट हो जाएगा वी आई 0 है बेटा हाफ GT स्क्वायर बेटा। आप इसकी हाइट को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारे पास हाइट के फार्मूले बेटा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले से भी आप हाइट निकाल सकते हैं कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH या GH हो जाएगा इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर अपॉन 2G बेटा, इस तरह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ फार्मूलास वही इक्वेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप लीनियर मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि लीनियर मोशन जो होती है बेटा, लीनियर जो मोशन होती है वो अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ होती है तो उसकी इक्वेशन हमने कल डिस्कस की थी, और ये भी जो होती है ये विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन होती है बेटा। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं बेटा, इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं बेटा। इसका एक स्पेशल केस होता है बेटा इस तरह से, अगर कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल के अंदर होती है बेटा, सपोज करें कोई भी बॉडी बेटा इस तरह से फ्री फॉल के अंदर होती है, ठीक है, तो वो हर सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस तय करती है, क्योंकि इस बॉडी की एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो कोई भी बॉडी जब इस तरह से फ्री फॉल के अंदर होती है बेटा तो ये हर सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट तय करती है बेटा। देखिए बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और इसकी
एक्सीलरेशन जो होती है बेटा ये जी के बराबर होती है। तो अगर इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहें या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहें 1 सेकंड के अंदर, तो आप करोगे बेटा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड के अंदर ये बॉडी कितना डिस्टेंस तय करेगी बेटा। देखिए बेटा मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कल, उस इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 जी 2n -1। बेटा आपको पता है जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल के अंदर होती है तो उसकी एक्सीलरेशन जी के बराबर होती है, इसलिए आप एक ही जगह पे जी रखोगे। तो बेटा यहाँ पे पहले सेकंड के अंदर n इज इक्वल टू 1 होता है, तो पहले सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं बेटा कि इस 1 जो होगा बेटा ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 जी की जगह पे बेटा आप 10 रख सकते हैं, कैलकुलेशन के अंदर 9.8 की जगह पे 10 रख सकते हैं, और ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1 -1। तो आप कर सकते हैं बेटा कि इस 1 हो जाएगा बेटा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 मीटर बेटा। तो आप कर सकते हैं कि बेटा पहले सेकंड के अंदर ये जो डिस्टेंस तय करेगा ये 5 मीटर डिस्टेंस तय करेगा। पहले सेकंड का डिस्टेंस कितना हुआ बेटा 5 मीटर हुआ। अब बेटा दूसरे के अंदर हम करें बेटा डिस्टेंस इन सेकंड बेटा, सिर्फ दूसरे सेकंड के अंदर, दोनों सेकंड्स के अंदर नहीं, खाली दूसरे सेकंड के अंदर। मैंने सेकंड लिखा है, एनडी लिखा है पीछे, इसका मकसद है कि मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर्टिकुलर दूसरे सेकंड का निकाल रहा हूं बेटा। तो इसके अंदर हो जाएगा बेटा n इज इक्वल टू 2, आप कर ले बेटा। तो ये हो जाएगा s2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 1/2 इंटू 10 2 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू 15 मीटर होगा बेटा। तो इसका मकसद है कि दूसरे सेकंड के अंदर 15 मीटर होगा बेटा, इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि बेटा पहले सेकंड के अंदर 5 मीटर बेटा, S1 5 मीटर है बेटा, और दूसरे सेकंड के अंदर S2 बेटा 15 मीटर है। ठीक है, अब तीसरा क्या निकाल ले, फिर जनरल फार्मूला बनाते हैं बेटा। डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड बेटा, तीसरे सेकंड के अंदर अगर डिस्टेंस हम देखते हैं बेटा तो n इज इक्वल टू बेटा 3, तो ये हो जाएगा बेटा S3 इज इक्वल टू 0 1/2 इंटू बेटा 10 इंटू 2 इंटू 3 -1 इज इक्वल टू 25 मीटर। मीन्स S3 बेटा ये हो जाएगा आपके पास 25 मीटर बेटा, इस तरह से ये हो जाएगा बेटा 25 मीटर, इस तरह से। तो बेटा ये तीसरे सेकंड के अंदर कितना होता है बेटा, तीसरे सेकंड के अंदर 25 मीटर होता है। इसका मकसद है कि इसके अंदर इंक्रीज आ रही है, इंक्रीज ऑफ 10 मीटर इन ईच सेकंड। बेटा हर सेकंड के अंदर इसका डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, पहले के मुकाबले में बेटा ज्यादा जो है वो 10 मीटर हो रहा है। पहले अकेले सेकंड के अंदर 5, दूसरे अकेले सेकंड के अंदर 15, तीसरे अकेले सेकंड के अंदर 25 होता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज आपको कहती है कि जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल के अंदर होती है तो उसका डिस्टेंस जो होता है वो पहले सेकंड के मुकाबले में दूसरे सेकंड में 3 गुना होता है, और पहले सेकंड के मुकाबले में तीसरे सेकंड के अंदर 5 गुना ज्यादा होता है।
आप देख सकते हैं बेटा, इसका रेशियो अगर बना लें, ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन ईच सेकंड। बेटा हर सेकंड के अंदर क्या रेशियो होता है बेटा, ये आप देख सकते हैं बेटा। देखिए बेटा, पहले के अंदर 5 है, 5 और 15 का रेशियो निकालोगे 1:3 होगा। 5 और 25 का रेशियो निकालोगे तो ये 25 होगा। तो ये रेशियो निकलेगा बेटा, S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4, इस तरह से बेटा अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1:3:5:7:9, इस तरह से। पहले सेकंड के मुकाबले में दूसरे सेकंड में 3 गुना डिस्टेंस ज्यादा, पहले के मुकाबले में तीसरे के अंदर 5 गुना, पहले के मुकाबले में चौथे के अंदर बेटा ये 5, 15, 25, 35 इस तरह से होगा, और 45, 55 इस तरह से होगा कि हर सेकंड के अंदर पहले सेकंड के मुकाबले में 5 मीटर बढ़ जाएगा, तो 10 मीटर बढ़ जाएगा। तो रेशियो क्या निकलेगा, हर सेकंड का जो रेशियो होता है वो होता है 1:3:5:7, मींस पहले सेकंड के मुकाबले में हर सेकंड के अंदर इस तरह से इसका बढ़ता जाता है बेटा। तो ये रेशियो होता है बेटा, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस कवर्ड हर सेकंड के अंदर होता है बेटा। अब बेटा ये जो कंडीशन होती है ये हर एक्सीलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल होती है। अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने टेस्ट ली थी, ये जो सेल्फ असेसमेंट, इसी कंडीशन से क्वेश्चन आया था, लेकिन वो आया था एक एक्सीलरेटेड मोशन के लिए कि जब कोई भी बॉडी, क्वेश्चन होगा मेरे पास, ये मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो अभी इसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में आया था, गवर्नमेंट की जो थी इसके अंदर आया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन इसी कंडीशन के ऊपर था। ये कंडीशन बेटा ये ध्यान में रखिएगा, बेसिक कंडीशन होती है बेटा यहाँ पे हमारे पास। यूएसबी लगाइए। जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करती है तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पहले के मुकाबले में दूसरे में ट्रिपल होता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन इस तरह से यहाँ पे लगेगी बेटा। ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं बेटा कि ये इस तरह से क्वेश्चन आया था। ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो पहला क्वेश्चन था फिजिक्स सेक्शन का, ये था बेटा, ठीक है। बॉडी इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसके अंदर कांस्टेंट एक्सीलरेशन दी गई, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये है कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, फिर ये दी जाए या न दी जाए मसला नहीं है। ये 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, जरूरी नहीं है कि जब 10 होगा तो कंडीशन एप्लीकेबल, जनरल कंडीशन है। और जरूरी भी नहीं फ्री फॉल की ये कंडीशन, ये जनरल कंडीशन कि कोई भी बॉडी जो एक्सीलरेटेड होगी और उसके अंदर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगी तो इस तरह से उसके अंदर होगा बेटा। इफ s1 is the distance traveled
in first second and s2 is the distance traveled in the second second. ठीक है, which of the following shows a correct relation between s1 and s2. अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर 1 सेकंड एंड 2 सेकंड हो तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बेटा, रेशियो चेंज हो जाएगा। ये जिस कंडीशन के अंदर दिया गया है बेटा, इसके अंदर कहा गया फर्स्ट कि ओनली 1 सेकंड बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ओनली सेकंड बेटा, सिर्फ दूसरा सेकंड बेटा। आपको पता है S1 होता है बेटा 5 मीटर और S2 होगा बेटा 15 मीटर। तो आप देख सकते हैं बेटा कि S2 जो होता है ये 3 टाइम्स S1 होगा बेटा, ठीक है। तो S2 जो होता है बेटा ये 3 टाइम्स S1 होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरह भी ले सकते हैं बेटा, जिसका रेशियो मैं वहां पे लिखता हूं, लेकिन पहले इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बता देता हूं। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से चेंज कर दिया जाए, ठीक है बेटा, अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया जाए बेटा, इसी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट इस तरह से कर दिया जाए कि a body is traveling with constant acceleration of 10 meter per second if s1 is the distance traveled in the 1 second and s2 is the distance traveled in 2 seconds. Which of the following shows relation between s1 and s2 बेटा? इसके लिए ऑप्शन ई बनाना पड़ेगा। इसमें से शायद ऑप्शन ना आए क्योंकि मैंने क्वेश्चन की कंडीशन चेंज कर दी है। अब पहले कंडीशन बनाते फिर आते हैं इसी क्वेश्चन पे कि कभी कभी ये कहा जाता है कि फर्स्ट एंड सेकंड, जिसका मैंने सोल्यूशन आपको बताया। जब फर्स्ट कहा जाता है सेकंड कहा जाता है मींस ओनली पहले और दूसरे का अलग अलग से जो होता है उसका रेशियो आपने बना लिया बेटा। यहाँ पे देख लिया आपने, ये रेशियो बना लिया बेटा। अब एक और रेशियो में बनाता हूं बेटा, अब एक और रेशियो में बनाता हूं यहाँ पे रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 and 2 seconds बेटा, या इन each second कर दे बेटा। बेटा हर सेकंड के अंदर जो टोटल डिस्टेंस होता है उसका रेशियो देखिए बेटा। अगर आप बनाते हैं बेटा तो देखिए पहले सेकंड के अंदर बेटा, पहले सेकंड के अंदर डिस्टेंस है बेटा, ये मैं अंदर वाली साइड पे लिखता हूं क्योंकि पहले सेकंड के अंदर एस है बेटा 5 और इन दोनों सेकंड के अंदर एस कितना है बेटा, दोनों सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस है बेटा, पहले के अंदर 5 दूसरे के अंदर 15 20 बेटा। और इन तीनों सेकंड के अंदर क्या होता है बेटा, इन तीनों सेकंड्स के अंदर होता है बेटा 5 15 20 और 25 बेटा 45। अगर टोटल डिस्टेंस का रेशियो देखते हैं तो वो अलग आ जाता है बेटा। ये तो वो अलग एक एक का जो इस क्वेश्चन के अंदर मांगा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर यही मांगा गया है फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल मांगा गया है। जब आपको फर्स्ट और सेकंड हटा दिया जाता है इन 1 एंड 2 मींस टोटल का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहोगे बेटा, आप इस तरह से करोगे बेटा। देखिए अब इसका रेशियो क्या बनेगा 1:4 रेशियो क्या बनेगा बेटा 9 के पहले सेकंड के मुकाबले में दोनों सेकंड्स के अंदर 4 गुना है और पहले के मुकाबले में तीनों सेकंड के अंदर
9 गुना ज्यादा डिस्टेंस है बेटा। तो इसका रेशियो क्या बनेगा बेटा, इसका रेशियो ये बनेगा बेटा S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4 बेटा, ये इस तरह से बनेगा, इज इक्वल टू बेटा 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16 रेशियो 25, इस तरह से आएगा बेटा। इस तरह से इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर सो। अकेले अकेले का 1 रेशियो 3 रेशियो 5 इस तरह से होता है, जबकि जो टोटल होता है बेटा वो कितना होता है 1 रेशियो बेटा जो है वो 4 और 9 और इस तरह से हो जाता है बेटा। इस तरह से ये आ जाएगा रेशियो बेटा, ध्यान में रखिए टोटल का। अब ये जो क्वेश्चन मैंने ये बनाया है ये इसी रेशियो के ऊपर बना है, ठीक है बेटा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो इस तरह से आ जाएगा। S1 कितना है बेटा, S1 है आपके पास 5 मीटर और S2 हो जाएगा 20 मीटर बेटा। तो आप कर सकते हैं बेटा S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S1 बेटा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी बनाना पड़ेगा बेटा, ई बनाना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन होता तो इसका ऑप्शन होता है S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S1। तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, ये रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इस तरह से इसके अंदर आते हैं। तो ये होता है बेटा कोई भी बॉडी जब इस तरह से फ्री फॉल के अंदर होती है तो उसको आप इस तरह से डील करेंगे। बाकी इसके फार्मूले, इसकी कंडीशंस बेटा मैंने कल आपको पीडीएफ भेजा है, उसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और मुख्तलिफ उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए। आप उनको केयरफुली पढ़िएगा, केयरफुली कंडीशंस देखिएगा, तो वो चीजें जो होंगी वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा कोई भी बॉडी जब इस तरह से फ्री फॉल के अंदर होती है तो उसको आप इस तरह से डील करते हो कि ये जब इसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो उसके अंदर ये मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी दिखा दिया। ये अभी जो गवर्नमेंट की टेस्ट हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन इस तरह से आया था बेटा, ठीक है। तो आप इसका रेशियो देख सकते हैं कि अगर S और S1 और S2 का हो तो आंसर अलग होता है, S2 इज इक्वल टू 3 S1 जो होता है, इस तरह से इसका आंसर है। और अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इस तरह से। अब बेटा हमने देखे इस तरह से एक यहाँ पे मैंने वर्ड ड्रॉप लिखा है। अगर कोई भी बॉडी बेटा इस तरह से थ्रोन की जाए बेटा, इसकी एक स्पेशल कंडीशन है बेटा, मैं यहीं पे इसके साथ लिख देता हूं बेटा, ठीक है बेटा। अगर कोई भी बॉडी ड्रॉप्ड नहीं है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इस तरह से थ्रो की जाए, ठीक है, कि थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। अगर इसकी सम इनिशियल वेलोसिटी दी जाए, इसके अंदर तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो फिर क्या ये चीजें उसके लिए वैलिड होंगी या नहीं होंगी बेटा। तो इसके लिए जब ये इस तरह से कोई भी चीज जिसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 नहीं होती तो उसके अंदर भी एक्सीलेशन बेटा g के बराबर होती है, डाउनवर्ड एक्सीलेशन उसकी भी g के बराबर होती है, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी vi प्लस g इंटू t। उसके अंदर vi जो होगा वो आप 0 नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इनकी इक्वेशन के अंदर vi 0 कर दिया है, इसके अंदर आप vi 0 नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होता है बेटा
वो भी रेशियोज के अंदर, वो रेशियोज आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए होता है बेटा, ड्रॉप्ड के लिए होता है। अगर इस तरह से आप थ्रो करोगे तो कंडीशंस डिफरेंट आएंगी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन सेम होगी, वो ये कि इसकी भी एक्सीलेशन जो डाउनवर्ड होती है वो जी के बराबर होगी। इसको माइंड में रखिएगा बेटा। अब देखिए बेटा, ये हमने जो केस किया है बॉडी फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड है। अगर कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ हम थ्रो करें बेटा, जब कोई भी बॉडी बेटा इस तरह से ऊपर की तरफ करते हैं बेटा, केस 2 है बेटा, व्हेन बॉडी is thrown vertically upward बेटा। जब कोई भी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड बेटा थ्रो की जाती है इस तरह से, तो उसका बिहेवियर क्या होता है बेटा। देखिए बेटा, जब इस तरह से कोई भी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जाती है इस तरह से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो नहीं होती। ये बॉडी ऊपर जाती है बेटा इस तरह से, और ये बॉडी इस तरह से ऊपर जाके जब यहाँ आती है बेटा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाती है। ठीक है बेटा, जब ये बॉडी इस तरह से स्ट्रेट ऊपर जाती है, आप इसको बेटा आप इसको इस तरह से लाइन में बना दें कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड जाती है बेटा, इस तरह से ऊपर जाती है बेटा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। जब बॉडी यहाँ पे आ जाती है बेटा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है बेटा। ठीक है, और इसके अंदर बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो होती है बेटा वो जी के बराबर होती है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। जब कोई भी बॉडी इस तरह से ऊपर जाती है बेटा, तो उसके अंदर बेटा हम कह सकते हैं कि ये बॉडी वेलोसिटी अपवर्ड है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है बेटा वो माइनस जी के बराबर है। इसका डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड होता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर डिसेलरेशन होती है बेटा। ठीक है, और डिसेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन से अपोजिट होता है। तो फ्री फॉल में बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, उसकी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड लिया जाता है। इसलिए वेक्टर सेंस में बॉडी ऊपर जाती है तो भी माइनस जी करते हैं, बॉडी नीचे आती है तो भी माइनस जी करते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड सेंस के अंदर जब बॉडी नीचे आती है तो हम पॉजिटिव जी करते हैं, क्योंकि डेल्टा भी पॉजिटिव होता है। और जब बॉडी ऊपर जाती है तो मैग्नीट्यूड सेंस के अंदर भी नेगेटिव करते हैं। क्यों नेगेटिव करते हैं बेटा, ये जो जी होती है बेटा नेगेटिव, इसलिए कि जब बॉडी ऊपर जाती है बेटा तो डेल्टा वी जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए जब बॉडी ऊपर जाती है तो मैग्नीट्यूड सेंस के अंदर भी नेगेटिव जो है वो साइन लगाते हैं। जब बॉडी ऊपर जाती है तो मैग्नीट्यूड सेंस के अंदर नेगेटिव साइन इसलिए लगती है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होती है। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, इसलिए जब बॉडी ऊपर जाती है तो वेलोसिटी कम होती है। और किस रेट से कम होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम होती है। ठीक है, जिस तरह से नीचे आते हुए इंक्रीज होती है, इसी तरह से ऊपर जाते हुए बॉडी के अंदर डिक्रीज आती है, और वो भी किस रेट से आती है, 9.8 से आती है बेटा। एज बॉडी मूव्स upward, velocity decreases at the rate of 9.8 मीटर पर सेकंड बेटा। और इसके अंदर भी बेटा रेट
ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू वेट होता है बेटा। इसके अंदर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेट के बराबर होता है। और नेट फोर्स इसके ऊपर कौन सी लग रही होती है बेटा? नेट फोर्स जो होती है वो वेट की लग रही होती है बेटा। बेटा ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होती है, और किस रेट से जीरो होती है बेटा? ये जो जीरो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम होके जीरो होती है। इसलिए जब कोई भी बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, लेकिन उसके अंदर स्टिल एक्सीलरेशन होती है डाउनवर्ड। क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक्सीलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी के साथ नहीं है। जरूरी नहीं है जहां पे वेलोसिटी हो वहां पे एक्सीलरेशन भी हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक्सीलरेशन नहीं होती ना। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सीलरेशन नहीं होती। तो वेलोसिटी जब जीरो होती है तो एक्सीलरेशन हो सकती है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन नहीं होती। तो जरूरी थोड़ी है जब एक्सीलरेशन हो तो वेलोसिटी हो। वेलोसिटी चेंज ऑफ एक्सीलरेशन होती है। इसलिए जब कोई भी बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज हो रही है? वो 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होके वहां पे जीरो हुई है। इसलिए आप कहोगे कि वहां पे भी बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन होती है, और वो एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है? वो एक्सीलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो आप इसको इस सेंस में कह सकते हैं। और इसके लिए जब आप इक्वेशंस इस्तेमाल करोगे तो वही इक्वेशंस इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी को जीरो रखोगे। जैसे ड्रॉप के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को जीरो रखते हो, और इसके अंदर भी रेशियो सेम रहेगा, s1 s2। फर्क ये होगा कि इसके अंदर पहले के मुकाबले में कम होगा, उसके अंदर जो है वो पहले के मुकाबले में दूसरे में डिस्टेंस बढ़ रहा है, कि पहले सेकंड के मुकाबले में दूसरे में 3 गुना बढ़ रहा है। इसके अंदर क्या होगा? पहले के मुकाबले में दूसरे सेकंड के अंदर 3 गुना कम होगा। ठीक है, फर्क ये होगा कि जब कोई भी बॉडी ऊपर जाएगी, अगर पहले सेकंड के अंदर 15 किया है तो दूसरे सेकंड के अंदर 5 करेगी। और उसके अंदर क्या है? पहले के अंदर 5 है तो दूसरे के अंदर क्या है? 15 है। अपोजिट कंडीशंस हो जाएंगी इसकी। तो ये हो गई बेटा हमारे पास फ्री फॉल, जिसके अंदर हमने दो कंडीशंस डिस्कस की कि जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड आती है तो क्या होता है, जब कोई भी बॉडी अपवर्ड जाती है तो क्या होता है। ये बेटा जो हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल है, ये वर्टिकल लीनियर मोशन की एग्जांपल है। तो हमने यहाँ पे बेटा दो लीनियर मोशंस पढ़ी, एक हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन और दूसरी वर्टिकल लीनियर मोशन। हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन पे ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता, वर्टिकल लीनियर मोशन के अंदर ग्रेविटी का असर होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा, आज आपकी क्लास का टाइम हो गया बेटा। इंटर का बेटा लेजर जो है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे लेजर के बारे में। आज जब आपकी क्लास नहीं, आप भले सेल्फ स्टडी करें। इंटी टेस्ट वाले बेटा आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। अब इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल आपको चाहिए होगा, पीआरसी आपको चाहिए होगा। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट बेटा दुनिया में किसी भी काम में नहीं आती। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है। आपने जिस स्कूल से फर्स्ट ईयर किया है उस स्कूल के अंदर आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की फोटो कॉपी पड़ी होगी, तो आप उस स्कूल से अपने मार्कशीट की फोटो कॉपी रख लें। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कहीं पे काम नहीं आएगी। इंटर की रिजल्ट जब आएगी तो आएगी। और मैट्रिक की बेटा जो मार्कशीट है वो आपके पास ओरिजिनल नहीं होगी, वो बोर्ड से निकलेगी। मैट्रिक की मार्कशीट आप निकलवा लें। मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट जो होता है बेटा वो खुद ही स्कूल्स में पहले आता था, लेकिन लास्ट ईयर स्कूल्स में नहीं आया था। तो इसलिए हो सकता है कि ये सर्टिफिकेट आपको बोर्ड से लेना पड़े।
तो इस सर्टिफिकेट को लेने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बेहतर है आप बोर्ड से पूछें कि वो आपके कंसर्न स्कूल मैट्रिक वाले में पक्का सर्टिफिकेट भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो भेजेंगे, इसलिए आप उनसे पूछ लें। अगर भेजते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भेजते तो आप पक्का सर्टिफिकेट की फीस है 2-2,500 है या 3,000, मुझे सही याद नहीं है, वो बोर्ड ऑफिस के अंदर आप चालान सबमिट करवाओगे तो वो 1-2 दिन के अंदर आपको पक्का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पक्का सर्टिफिकेट ले लें। पेरेंट्स के डोमिसाइल पीआरसी बनवा लें, बाद में टाइम शार्ट होगा फिर आपको बनवाना मुश्किल होगा। तो ये चीजें चाहिए होती है, इसलिए पूछने की जरूरत ही नहीं होती कि अभी बनवाए बाद में बनवाए। बेटा अभी बनवाओगे आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इजीली बनवा सकते हो, लेकिन बाद में आपके लिए मसला होगा। इसलिए जो बनवाना चाहते हैं, जिनके डिस्ट्रिक्ट्स के इशू नहीं है, तो वो बनवा ले, ठीक है। और बेटा एक और बात आती है कि जो उमरकोट के स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स का ज्यादातर जो डोमिसाइल बना हुआ है वो मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट का है या थरपारकर डिस्ट्रिक्ट का है। जिनके पेरेंट्स ज्यादा ओल्ड है उनका डोमिसाइल थरपारकर का बना हुआ है, और जो बेटा जिनकी एज तकरीबन 40 से 50 के दरमियान है उनका जो डोमिसाइल बना हुआ है, पेरेंट्स जिसके 40 से 50 के दरमियान है उनका डोमिसाइल बना हुआ है बेटा मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट का। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट पहले थरपारकर था, बाद में मीरपुर खास हुआ, बाद में उमरकोट हुआ है। तो अब उसमें ये है कि बच्चों का जो डोमिसाइल है वो उमरकोट का है, जबकि पेरेंट्स का डोमिसाइल थरपारकर या मीरपुर खास का है। अब फिर आपको इसमें परेशानी होती है, तो आप ऐसा करें कि उमरकोट डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है उस डीसी की ऑफिस में आप जाओगे, वो डीसी आपके पेरेंट्स के डोमिसाइल के ऊपर एक स्टैंप लगाएगा और नोट लगा देगा कि ये ओल्ड थरपारकर था या ओल्ड मीरपुर खास था, प्रेजेंट जो है वो उमरकोट है, तो वो स्टैंप लगवा ले तो बेहतर रहेगा कि आपको फिर बाद में कहीं पे परेशान ना। ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से भी टूटे टंडो लयार है, टंडो मोहम्मद खान है,